750 करोड़ का प्रावधान रखा था, तो क्या आपने उस पैसे को खर्च किया? आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो 750 करोड़ का प्रावधान रखा, वो आपने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। और जो आप पहले जो हमारी गवर्नमेंट की या पिछले सरकारों की जो संस्थाएं हैं, उनका आप नाम बदलकर किसी का रिम्स करना चाहते हो, किसी का वो करना चाहते हो, तो इससे करने से क्या होगा? नई चीज लाओ। आपको नया रिम्स बनाना चाहिए, नया आयुर्विज्ञान संस्थान बनाना चाहिए, जब जाके जनता को पता चला कि आप कुछ करने जा रहे हो। आप बोतल वही है और बोतल का ढक्कन बदल रहे हैं, चीज उसमें वही है, पानी वही है, शराब वही है, और उसका नाम चेंज कर रहे हो। इससे करने से क्या होगा? ये आप वही काम करना चाह रहे हो। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, ये शराब के नशे में ही कर रहे हैं। जैसे शराबी नशे में हो जाता है तब ऐसे काम करता है। ये सरकार मदहोश हो रही है, और ये मदहोश सरकार इस तरह के कार्य कर रही है जो प्रदेश की जनता भी इन चीजों को देख रही है। आप एक बात बताएं कि 150 छात्रों का क्या किया आपने? 4,500 पैरा मेडिकल्स वालों का क्या किया आपने? पूरे अस्पतालों में डॉक्टरों की जगह खाली पड़ी है, कंपाउंडर्स की जगह खाली पड़ी है। प्रदेश में लोग चिकित्सा के लिए हाहाकार कर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, जांच लोगों को नहीं हो पा रही है, और आप कह रहे हैं हम रिम्स खोल रहे हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान खोल रहे हैं। अरे भाई, वहां पहले डॉक्टर तो लगा दो RUHS में, और RUHS का नाम बदल के आप रिम्स रख रहे हो, आयुर्विज्ञान संस्थान बना रहे हो। ये किस तरह की कल्पना आप इस प्रदेश में करने जा रहे हो? बिल पे डिस्कशन हो रहा है। हाँ, बिल पे ही डिस्कशन हो रहा है। बिल पे बोलिए। बिल पे ही डिस्कशन हो रहा है, ये बिल पे ही हो रहा है। तो आप ये एक शब्द भी अलग बोला, एक शब्द भी अलग बोला हो तो आप बताओ। मेडिकल पे चर्चा नहीं हो रही माननीय सदस्य। मेडिकल पे ही चर्चा है। आपका अनुभव कहाँ? बिल में आयुर्विज्ञान संस्थान पर चर्चा करिए आप, और RUHS पे आप चर्चा। रहिए मानिए, ये मेडिकल ही तो है, ये मेडिकल की तो चर्चा है। क्या डॉक्टर मेडिकल में नहीं आते? क्या कंपाउंडर मेडिकल में नहीं आते? क्या विधेयक पर विषय है, उस विषय को रखें आप। उस विषय पे ही रख रहा हूं माननीय सभापति महोदय। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये नाम संस्था अलग क्यों नहीं बना रहे? आप अलग जमीन अलॉट करो, अलग संस्था का निर्माण करो, और उसका नाम जो भी रखो। हम कब मना कर रहे हैं? और आप जिलों का नाम बदल रहे हैं, आप जिले तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पर इस तरह की जो चर्चा है, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप जो ये खोलने जा रहे हैं, एक नई जमीन अलॉट करें, नया अस्पताल बनाएं, उसका आयुर्विज्ञान संस्थान नाम रखें, रिम्स रखें, निम्स रखें, जो भी रखें। ये राजस्थान की जनता स्वीकार करेगी। पर ये नहीं कि आप नाम चेंज कर दोगे। संस्था वही है, उसी का नाम चेंज कर रहे हैं, लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही है लोगों को। आप उस काम को तो करो। पहले जो जनता त्राहिमाम कर रही है, आपसे पूछ रही है। आज पूरे प्रदेश में आप किसानों की हालत देख लो, क्या हाल हो रहा है। फसल खराबे की बात देख लो। पर जिस तरह से आप फसल खराबे की कल बात होगी बाद में, अभी तो इस पे बात कर ले। पर अरे, पर हम किसान के घर में पैदा हुए, किसान की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ आप? किसान की बात में कर लेना ना, अभी तो इस पे बात कर लो आप। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत संग्रह जानने के लिए इसको प्रचारित किया जावे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की सरकार कार्रवाई नहीं करे, इस तरह के बिल नहीं लावें, जो यथार्थ में है वही बिल लावें। श्री शांति धारीवाल। सभापति महोदय, ये जो संस्थान बनाई जा रही है, ये पोस्ट ग्रेजुएट
शिक्षा का केंद्र है इस बिल के अनुसार, पोस्ट ग्रेजुएट। अब सवाल ये आता है कि इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई चल रही थी वो बंद हो जाएगी। तो जो 750 लड़के पढ़ रहे हैं वो, और जो इस साल 150 भर्ती होने वाले थे, 150 सीटें मौजूद हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन देगा, अंडर ग्रेजुएट की तो क्लासेस चलेगी नहीं इसमें, तो सारी रिम्स में तो ये रिम्स का माननीय मंत्री महोदय, रिम्स का मतलब क्या है ये बता दो आप मुझे, क्या मतलब है इसका? हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे भाई R4 जवाब में बता देंगे मानिए, आप तो अपनी बात रखें। R4 राजस्थान, आगे क्या है? R4 तो राजस्थान हो गया, बाकी रिम्स का मतलब क्या है बताओ? अरे बता देंगे, आप तो आपकी बात रखो साहब, अभी जब उत्तर देंगे बता देंगे। हमारे प्रदेश, आपका समय निकल रहा है, आप अपनी बात रखें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये हाल है, उप मुख्यमंत्री जी का। अभी जवाब नहीं दे रहे, जवाब बाद में देंगे, जवाब देते समय देंगे साहब। जवाब देंगे, शुरू में रिम्स ही नहीं आता। अभी तो आप अपनी बात रखें, इनको रिम्स अभी कोई सवाल जवाब का समय थोड़ी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्या है? लाहौल बिला कुव्वत। अब 400 पैरा मेडिकल छात्र इसमें पढ़ते हैं, रिम्स आरयूएमएस में। उनका क्या होगा? उनके बारे में कुछ नहीं है इस बिल में। कहाँ जाएंगे वो? किस तालाब में डूबेंगे? कहाँ उनको भेजोगे आप? भेजोगे नहीं भेजोगे? नामो निशान नहीं है उनका कहीं पर भी। तो स्थिति साफ दिखती है कि सरकार ने घोर लापरवाही के साथ ये बिल पेश किया है। तीसरी बात, सैकड़ों परिवारों में अनिश्चितता पैदा हो जाएगी इस बिल से। किसी ठोस योजना के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाएगा, सीधा अंधकार में डलेगा उनका भविष्य विचारों का। राजनीति कुछ नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, और कांग्रेस के वक्त में जो चिकित्सा की जो है बड़े चिकित्सा की के उपलब्धियां थी, उनको मिटाने के लिए आप ये रिम्स नाम का एक चीज लेके आए हैं। ये क्या है? बिल पढ़े ही नहीं, बिल पे खुद पे लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अध्ययन किया ही नहीं। मेरे को ध्यान है, मैं जवाब दूंगा एक चीज का। बिल का आप ज्यादा ज्ञानी हो इनसे। गहलोत साहब ने बताया आपको, गहलोत जी ने देश सभापति महोदय, देश भर के सभी एम्स कहा क्या गया सरकार के द्वारा कि एम्स की तर्ज पर हम रिम्स को लाएंगे। देश भर में जितने भी रिम्स हैं वहाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन भी होती है और अंडर ग्रेजुएट की भी एजुकेशन होती है। दोनों स्तरों की चिकित्सा शिक्षा प्रदान उन एम्स में दी जाती है। ऐसे में ये कहना कि रिम्स का गठन जो है वो एम्स की तर्ज पे किया जा रहा है, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकना है। प्रस्तावित विधेयक में जिस रिम्स की स्थापना की बात कही जा रही है उसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान चलाने का उल्लेख है आपके सेक्शन 8 भी। मंत्री जी जरा 8 भी पढ़ना, सेक्शन 8 भी। अरे उठाओ तो सही किताब, अरे भाई किताब उठाओ, मैं पढ़ाता हूँ ना आपको। जब उनका समय आएगा तब जवाब देंगे साहब। अभी तो आप ये क्या लिखा हुआ आपने? ये 8B में क्या लिख दिया? इसको तो देखो।
आप तो अपना बोलते चलो साहब, उनका समय आएगा जो ये अपना आप क्या जवाब बात देंगे। कर रहे हो आप? अरे तो आप क्या उनसे आप नहीं उनसे तो- आप ये तो कहोगे कम से कम कानून अरे को तो देखो। अभी सारे जवाब आपको अभी दिलवाएंगे। आप तो अपना विषय रख दें। गजब कर रहे हो आप साहब राजस्थान में रिप्लाई चिकित्सा में करेंगे। तरक्की में रुचि नहीं रख रहे। मंत्री जी जब पीजीआई रिप्लाई इंस्टीट्यूट करेंगे जैसा ना, इंस्टीट्यूट बनेगा, तब पीजीआई अपना विषय बोलेंगे। इंस्टीट्यूट जैसा बनेगा, पोस्ट ग्रेजुएट राजस्थान आगे बढ़ेगा। आप हमेशा पीछे हो। अजी, आप आप भी उस आ जाओ। सरकार में मंत्री थे आप ज्यादा जो 20 ज्ञानी। महीने तक चिकित्सा व्यवस्था आप के ज्यादा कारण ज्ञानी हो, आप भी आ मुख्यमंत्री जाओ। सीएम रेजिडेंस में बैठे बिराज रहे, जाओ, मुख्यमंत्री बिराज अशोक जाओ। गहलोत। बिराज कहाँ जाओ। चिकित्सा में आपने काम किया? राजा, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट आ जाना जब आ जाना मैदान में। बैठे बैठिए। लेकिन ऐसे समय भी कर लो बहस, कोई बात में आपको लगता है ज्यादा ज्ञानी हो तो कर लो बहस। अब ये नहीं तो ये बोल रहे हैं ना हम ही ध्यान है तो हम उस बात पे बात कहें। जवाब बात दे नहीं, देंगे। चाहे इनको मंत्री जी सक्षम है। नहीं सरकार गोदारा जी, आप मेरी नेता बात प्रतिपक्ष जी यही बात रख रहे हैं। ये बात मंत्री जी कहाँ सक्षम का है। हमें बोलने का नहीं है, सबका आपकी को है जवाब क्या? दे देंगे आप। कोई आपको ज्यादा ज्ञान है? आप बिराजो ना आप ही को भाई, ज्ञान है क्या? यार। मैं पूछ रहे कोई आप ही को ज्ञान है मंत्री सारा? Competent आदमी, मंत्री आप उनको महोदय बोलने दो। बिराइए, आप भी बिराइए। आप क्यों परेशान हो रहे हो? बैठो केदार साहब, आर यू आपका समय भी हो गया साहब, जल्दी एमएस में बात। नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है? ये क्या वाह वाह वाह। पर्याप्त अरे अभी तो चालू किया मैंने। अरे तो कोई दिन भर बोलने का विषय थोड़ी है साहब, बस ये हो गया। इसको जल्दी आप संक्षिप्त बिराजी प्लीज। सभापति जी, इसमें कोई बहुत नहीं, लंबा बिल समय के नहीं दिया ऊपर समय जाएगा। नहीं होता है। नहीं, नहीं, नहीं। बिल के ऊपर कोई ऐसे समय तो नहीं क्या होता। दिन भर ही चलता नहीं, रहेगा नहीं, क्या विषय साहब? वस्तु पे ऐसे नहीं होगा। विषय वस्तु नहीं, पे माननीय माननीय सभापति सदस्य महोदय। पूरा बोल नहीं, सकते नहीं, हैं। नहीं। माननीय सभापति विषय महोदय, वस्तु से अलग नहीं ये बोल सकते। धारीवाल जी विषय का वस्तु कौन पे सा पूरा समय बोल हो सकते गया? हैं। ये क्या बात धारीवाल जी का कौन सा समय हुआ, कृपया इसके बारे में बता दें। ये सभापति बिल पे महोदय। सदस्य के लिए छूट होती है, वो कितना भी बोल सकता है। जहाँ जो प्रस्तावित रिम्स की बात की जा रही है, सभापति महोदय, जो विधेयक में जो जिस रिम्स की स्थापना की बात की जा रही है उसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान चलाने का पहले से ही उल्लेख है। आपके सेक्शन 8B में ये लिखा है, लेकिन इन सभी संस्थानों का संचालन पहले से ही जब वहाँ पर चल रहा है तो फिर उसको रिम्स में वहाँ से उठा करके रिम्स में डालने का मतलब क्या हुआ? मतलब तो ये हुआ कि एक दुकान जो चल रही है उसको तो बंद कर दो और दूसरी दुकान खोल के कह दो कि रिम्स खोल दिया हमने। अरे भाई चल रही है, जिसको चलने दो। दूसरी खोलनी है तो दूसरी खोलो, बाकायदा खोलो, खूब आराम से खोलो। हमारा सबका समर्थन है आपको, खूब खोलो। इससे स्पष्ट ये है कि रिम्स अधिनियम, ये जो एक्ट लाया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई नई बेसिक मौलिक सोच है ही नहीं। आप लोगों की कोई सोच नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है, बिल्डिंग बदलना है। श्री डूंगरराम केदार हो गया। एक ही विषय को बार बार रिपीट करने से कोई तात्पर्य क्या? कौन सा रिपीटिशन है? हर बात वही है, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, कोई एक भी रिपीट नहीं किया है। सारी वही बात रिपीट हो रही है। या तो कोई नई बात रखे या विषय वाली बात रखे। आप बताओ, ऐसे नहीं, ये क्या बात हो गई? आप कोई नया विषय रख रहे हो तो एक नई तरफ विषय आप रखो। कहते हो, हम बात नहीं रखते, बात आप रिपीटेशन मत करो। नहीं करेंगे, हाँ, नहीं करेंगे। रिम्स एक आपने ऑटोनोमस बॉडी बनाई। आप कहते हो कि साहब ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान के रूप में जो है काम किया जाएगा। ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है? ऑटोनोमस का अर्थ होता है कि संस्थान अपने कार्य पर स्वयं नियंत्रण रखे और स्वतंत्र निर्णय ले, वो ऑटोनोमस कहलाता है। लेकिन प्रस्तावित रिम्स में जो अध्यक्ष हैं और सह निर्देशक हैं वो तो अफसर बिठा दिया आपने, ये ब्यूरोक्रेट को बिठा दिया है। इन ब्यूरोक्रेट को तो क्या लेना देना? किस देश के किसी भी एम्स में कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर नहीं है, किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि यह संस्थान वास्तव में सरकार के अनुसार ही चलेगा और उसका संचालन पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही रहेगा। ये अधिकारी चूट के खाएंगे। भारत में कहीं भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो शैक्षणिक हो और चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, कोई ऐसा ढांचा नहीं मिलेगा आपको जहां पर कि ये इस तरीके की ऑटोनोमस गुजरी है।
रिपीट तो नहीं हुआ सभापति जी? नहीं, ये वाली विषय तो यार पहले कर रहे थे, आप बार बार एक ही बात 5 मिनट तो रिपीटेशन में निकाल दिया आपने। देश के प्रमुख शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में जैसे एम्स, IIT, IIM, PGIMER, KGMU लखनऊ, AMU अलीगढ़, JIPMER, NIT, IIS और केंद्रीय विद्यालयों के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है। मंत्री जी, ये निवेदन है मेरा, इसको सुनो आप, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। आपको आसन को इंगित करके जो भी कहना अपनी बात कह सकते हैं। इधर मंत्री जी बोलेंगे, अपने बार मंत्री जी को इंगित कर रहे हैं। आप इधर देखें साहब, आपने माननीय वरिष्ठ आपने तो आसन के सामने बोल लिया ना, अब विराज जाओ। आप तो इधर देखें साहब, आपका ड्यूटी है आसन को आसन इंगित करें। आप तो इधर देखें साहब। दिक्कत ये है कि आसन पे जो शक्ल है वो इनको पसंद नहीं। किसी वक्त खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट में खत्म। जल्दी, बहुत समय है। किसी भी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है तो पूर्व संस्थान के सभी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों, वेतन और वरिष्ठता के साथ नए संस्थान में समायोजित मतलब एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये पूरे भारत में वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आपके इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कि उन कर्मचारियों का और उन अधिकारियों का क्या होगा जो आज वर्षों से वहां पर सेवा दे रहे हैं। ये प्रस्तावित रिम्स अधिनियम में ये प्रावधान पूरी तरह से उल्टा कर दिया आपने। और RUHS मेडिकल कॉलेज की संपत्ति, चल व अचल संपत्ति रिम्स में समाहित कर, जबकि वहाँ के कर्मचारियों को पूरी तरह से बाहर रखा है। आपको ये रिम्स ही बनाना है तो अलग अस्पताल बनाओ। वर्तमान में जो RUHS चल रहा है उसको उसी रूप में चलने दो, वो यूनिवर्सिटी के बतौर चलता रहेगा। उसको काहे को छेड़छाड़ कर रहे हो? उसके मेडिकल कॉलेज ले लो, उसके डेंटल कॉलेज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन कोई नई चीज तो बनाओ। ये पुरानी उस दुकान के, एक दुकान के पुराने सामान उठा करके दूसरी दुकान खोल रहे हो आप तो। बिराजिए साहब, श्री डूंगरराम मेरा हो गया साहब, अब आगे नहीं बोलने दोगे आप? काफी बोल लिया। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ। देखो मैं, धन्यवाद श्री डूंगरराम गेदर। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि अच्छी तरह से दुरुस्त हो, क्योंकि मंत्री जी तो लाचारी में आके बैठ गए यहाँ पर, मंत्री तो दूसरे से। अब इनको श्री डूंगरराम गेदर, श्री पूसाराम गेदर, पूसाराम गोदारा 3 नंबर पर। श्री पूसाराम, अरे मेरा नाम है माननीय सभापति महोदय पूसाराम गोदारा। हाँ, डूंगरराम जी का इसके बाद है। हमारे आदमी बोलने वाले। हाँ, मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? आपके ये कहाँ से आएंगे बेचारे, भले आदमी। हम एक ही हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर के विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि राजस्थान स्वास्थ्य चिकित्सा विश्वविद्यालय जयपुर चिकित्सा अन्वेषण, देखरेख, डिग्रियां व प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है तथा तमाम मेडिकल कॉलेज इसके अधीन कार्य कर रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन बॉडी अस्पताल भी चल रही है जो कार्य कर रही है। उसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर आपने जोधपुर में हमारे एम्स चल रहा है, वो अपना अलग से काम कर रहा है। आपने इस बिल में रिम्स को पूरे राजस्थान का जुडिक्शन देने की बात की गई है। बात वास्तव में सही है कि बहुत सी ऐसी चीजें इसमें शामिल नहीं की गई है, जैसे राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी, SMS, एम्स, ये सब प्रशासनिक काम मेडिकल के प्रशिक्षण संबंधी
इलाज संबंधी अन्वेषण संबंधी काम कर रहे हैं। इसके बारे में इस बिल में कहीं चर्चा नहीं की गई है, इसलिए भी ये बिल अधूरा है और ये समझ नहीं आ रही कि कोई नई संस्था का गठन हो रहा है या पुरानी ही जगह पर इसको चलाया जाएगा और इसमें सारा व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा SMS हॉस्पिटल हमारे पूर्व गहलोत शासन में कांग्रेस के राज में आईपैड प्रशिक्षण SMS के पीछे आईपीडी टावर 200 बेड का बन रहा है, उसका बजट कम होगा। इसमें आपने 100 करोड़ रुपए देकर अलग से व्यवस्था की है और उसके बजट में कटौती की है। ऐसे इसको शीघ्र पूर्ण कराना चाहिए, पहले इस काम को करना चाहिए ताकि इस बजट में कटौती न हो। फिर भी आवश्यक समझते हो तो राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु बिल लाया जा रहा है, अन्यथा वर्तमान बड़े बड़े अस्पताल, संस्थान, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, इसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। इसमें इतनी जल्दी विधेयक की आवश्यकता को समझा है तो फिर भी सरकार का इरादा है तो इसकी आवश्यकता महसूस करते हो तो संस्थान में गठन में आपने बात बिल्कुल धारीवाल जी ने सही कही, कानून बना दिया और ब्यूरोक्रेसी के हस्ते कर दिया। इसमें जनप्रतिनिधियों का एक राजस्थान सरकार की तरफ से एक विधायी को शामिल किया जाएगा। ये बहुत गलत बात है। जो भी बिल आते हैं उसमें जनप्रतिनिधियों को बाईपास करते हो। जब अपन बात करते हैं कानून लागू करने की और कानून के मुताबिक काम करने की, तब वो यही लोग कहते हैं कि कानून आपने बनाया है, कानून बनाने के बाद अपने हाथ कट जाते हैं। ये व्यवस्था बहुत खराब है। इसमें अधिक से अधिक विधायक और MPs को शामिल किया जाना चाहिए। जो भी संस्थान बन रही है ये रिम्स, इसमें इनको MP और MLAs को निश्चित तौर से शामिल किया जाए। एक MLA से काम पूरा होने वाला नहीं है। इसके अनुसार मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसका निर्देशक बहुत कुशल प्रशासक होना चाहिए, मेडिकल में एक्सपर्ट होना चाहिए और उसको हर प्रकार का नॉलेज हो और उसी को उसका डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें चीफ सेक्रेटरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस बिल को पारित करने से पूर्व मैं ये भी कहना चाहता हूं कि निःशुल्क इलाज में औपचारिकता न हो, प्रशासनिक दृष्टि से नई वैज्ञानिक तकनीकी हो पर अनुसंधान हो, जिसमें विदेशों में होने वाले इलाज के तर्ज पर इसमें काम हो, तब तो नया बिल लाने से कोई मतलब है। नहीं तो बहुत सी संस्थाएं SMS हॉस्पिटल अच्छा काम कर रही है, एम्स दिल्ली की तर्ज पर अच्छा काम कर रही है, विश्वविद्यालय काम कर रहा है, फिर भी एक नया अपनी कोई अलग से छाप छोड़ने के लिए सरकार ला रही है रिम्स, वो अलग चीज है। इसलिए मेरा लंबी बात नहीं कहते क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता सीनियर मंत्री जी ने बात बहुत बता दी। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस बिल को 6 माह के लिए जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाने की मांग करता हूं। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार श्री जोगेश्वर जिगर। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 8 सितंबर 2025 को मध्याह्न पश्चात 3 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्व में हुई। समिति ने 14वें प्रतिवेदन में बुधवार दिनांक 10 सितंबर को नियत किए गए कार्यों में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है। बुधवार दिनांक 10 सितंबर 2025 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पर विचार एवं पारण। दूसरा, राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण। सभापति महोदय, मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न ये है कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता,
हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। श्री डूंगरराम गैदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समिति से साइन करके आए वो यहाँ के दो वारे वाह जयपुर विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक रिम्स का जो आप कानून लेकर के आए, कानून में जो संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर धरातल क्या करेंगे ये अभी तक कुछ भी क्लियर आपने नहीं किया है। इसके अलावा यह विधेयक बिना स्टडी के लाया गया है और धरातल पर इस विधेयक पर कोई बातचीत आपने नहीं की है। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से राजस्थान प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों की हालात जो इतनी खराब है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और चिरंजीवी योजना का तो पूरा का पूरा सत्यानाश राजस्थान के अंदर कर रखा है। RGHS योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात सरकार के भी बार बार संज्ञान में आई है। लेकिन सरकार जो वास्तव में धरातल पर जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए उन मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में जांचों का जो निजीकरण किया जा रहा है, इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त PSC, CSC, उपजिला अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में होने वाले विभिन्न लैब जांच कार्यों के निजीकरण की ओर अग्रसर करते हुए स्पार्क मॉडल हब और मदर लैब योजना के तहत निजी कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए की राशि के लिए 5 वर्षों हेतु आपने सौंपने का प्रस्ताव लागू किया है, जो सरासर राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ सरासर अन्याय है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हब एंड स्पोक मॉडल में 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का MOU जो आपने किया है, और इसकी आधी लागत से भी कम में जनता को निजीकरण से बेहतर एवं गुणवत्ता पूर्वक सुविधाएं सक्षम एवं योग्य कर्मियों द्वारा उपलब्ध हो रही है, जिससे मात्र सरकार को सक्षम स्तर की सरकारी लैब हेतु ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है। और जो आप निजी हाथों के अंदर सारा का सारा सिस्टम सौंप रहे हैं, उससे गुणवत्ता से बढ़कर व्यक्तिगत मुनाफे की ओर यानी आप प्रमुखता देने का काम सरकार कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत लेबोरेटरी जांच कार्य स्पार्क मॉडल हब एवं मदर लैब के माध्यम से निजी कंपनियों को जो सौंपा जा रहा है, जिसके कारण यह कार्य अब सरकारी तंत्र की बजाय निजी हाथों में जाएगा। तो हम एक तरफ तो सरकार की और यानी सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं इससे पहले सरकार की ओर से दी जा रही है उन यानी सुविधाओं पर को हम लोग निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं, जिससे राजस्थान के जो प्रशिक्षित युवा बेरोजगार है उनके साथ धोखा है। इसलिए मेरी इस विधेयक में मांग है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद। श्री टीकाराम जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इस सरकार के पास करने को तो कुछ है ही नहीं, तो करने को कुछ नहीं है तो चलो रेपर ही बदल देते हैं, बाहर का बोर्ड ही बदल देते हैं। ये स्थिति माननीय सभापति जी सरकार की हो चुकी है। चलो आप एक बात बताओ, आप 750 करोड़ रुपए का बजट लेके आए थे पिछले बजट के अंदर, जो पहला बजट इस सरकार का आया था। संसदीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान देना, वो 750 करोड़ रुपए आप ROHS के लिए दिए थे, उसमें से 7.5 रुपए भी खर्च कर दिए गए, ये बता दो आप। फिर रिम्स कहां से बनाओगे? कोई स्ट्रक्चर है आपके पास? कोई बिल्डिंग आपने देखी है? जमीन तय की है? कुछ नहीं, सिर्फ क्योंकि ROHS कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस का नाम है, कोविड में अच्छा काम हुआ है वहां पे, तो क्या करना है कि ROHS के ऊपर रिम्स लिख, बाकी एम्स की तर्ज पे है। तो आप ये बता दो एम्स के कितने आपने
नियम है वो आप बाइलॉज हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, आप बता दो कितने फॉलो किए हैं? आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि हकीकत तो ये है कि आपकी पार्टी ने 4-4 बार नाम बदले हैं, पहले हिंदू महासभा, फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे ही आपने इनके भी नाम बदल दो, इन संस्थानों के नाम बदल दो कि ये कांग्रेस का बनाया हुआ संस्थान है। अच्छा, रिम्स, जो रिम्स संस्थान है ये क्वार्टरनरी रेफरल हॉस्पिटल आपने घोषित किया है, और ये स्पष्ट करता है कि जो बीमारी आम आदमी को है उसका इलाज वहां नहीं होगा, वहां सिर्फ जो टर्शरी केयर है, टर्शरी केयर केंद्रों से जो लोग रेफर होंगे उन्हीं का इलाज होगा। तो फिर भाई आपने ऐसा क्या कर दिया, इसमें क्या किया आप बताइए तो सही। लेकिन आपको जिद है कि RUHS की जगह रिम्स करना है। अच्छा, यहाँ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? यहाँ जो स्टाफ लगा हुआ है, आप कह रहे हो ना एम्स की तर्ज पे, तो उन जितने भी भारत के संस्थान हैं उनमें तो जो उनका स्टाफ है वहां मर्ज होता है। तो यहाँ जो स्टाफ है इसका आप क्या करोगे, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि RUHS की जो स्थापना हुई थी वो कोई सिर्फ डिग्री देने की नहीं हुई थी, वहां शिक्षण और अनुसंधान यानी एजुकेशन हो, रिसर्च हो वहां पे। इसके लिए हमने इसको यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया, और वहां पे मेडिकल कॉलेज बना, डेंटल कॉलेज बना, इसको आगे लेके गए, इससे कॉलेजों की संबद्धता जोड़ी। लेकिन आपने तो अब जो हाई कोर्ट के अंदर मामला चला गया, तो वो आप अध्यादेश इसलिए लेके आए थे कि जो अभी 3 दिन पहले की हाई कोर्ट से आपको राहत मिल जाए, क्योंकि आपने जो लोग आपसे जो कॉलेज संबंध हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसी को आप इससे अलग कर रहे हो। तो ये उसका आप मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण तो कह रहा है कि आप इसका उन्नयन कर रहे हो, तो जो मेडिकल कॉलेज ये हटा रहे होते उन्नयन है या अवनयन है? अगर आपको इसमें फैसिलिटीज बढ़ानी थी तो आप इसके अंदर फैसिलिटी बढ़ाते, वो 750 करोड़ रुपए दिए थे उनको खर्च करते। पर सिर्फ इसलिए कि वो 750 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, उसका कहीं ना कहीं आपको ये कहने के लिए जगह चाहिए थी कि 750 करोड़ रुपए हमने इसलिए नहीं खर्च किए कि हम इसको रिम्स बनाना चाहते थे। वैसे तो डबल इंजन की सरकार है, और जो आपने ये जो सारा सिस्टम कर रहे हो ना, ये 20 साल पहले हमने जो शुरू किया था ना, आप वापस वहीं ले जाके इसको खड़ा करने का काम कर रहे हो। अच्छा, आप ये बता दो, आपने रिम्स बनाने में जो खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा? आपने शायद 1000 करोड़ रुपए रखा है। तो कोई अभी गाइडलाइन तैयार की है? यानी RGHS में फर्जीवाड़ा, RGHS में आप भुगतान नहीं कर पा रहे, हॉस्पिटल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया। 5-5 महीने से ट्रेजरी के अंदर बिल पड़े हैं सरकार के, वो आप उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हो, तो ये रिम्स के 1000 करोड़ रुपए कहां से दे दोगे? IPD टावर जो है, IPD टावर आप पूरा नहीं करा रहे हो, वो आप कहां से पूरा कर दोगे? और माननीय सभापति जी, संसदीय मंत्री यहां पे बैठे हैं, एक विधायक तक को अपनी मां का इलाज नहीं करा पा रहे RGHS से, और आप बात कर रहे हो रिम्स की। आप बात कर रहे हो रिम्स की, उसको कैसे बनाओगे, कैसे चलाओगे? मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि जमीन अलॉट करे, बिल्डिंग बनाए, और एम्स की तर्ज पे नहीं, एम्स से बढ़िया रिम्स यहां पे बनाए। हम लोग आपके साथ हैं, पर आप कुछ करिए तो सही। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने कहा हम बुजुर्गों को दवाई फ्री घर भिजवाएंगे, भिजवा दी। आप बता दो, एक को भी अगर भिजवाई हो तो, क्योंकि आपके पास ना दवाई है ना स्टाफ है। और एक तो खबर ऐसी है कि 46,000 प्रसूताओं के साथ ऐसा है कि जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला,
तो ये 1000 करोड़ रुपए मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कहां से लेके आओगे? कहां से लेके आओगे? बताओ तो सही पंडित जी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा एसएमएस शानदार हॉस्पिटल है, शानदार काम कर रहा है, आरयूएचएस अच्छा काम कर रहा है। अगर आप इसके अंदर और सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ाइए, और नया भी लेके आना चाह रहे लाइए, लेकिन हमारी बिल्डिंग, हमारा संस्थान, उस पर सिर्फ बोर्ड बदलो, ये चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है ना। क्या आरयूएचएस हमने बनाई? हमारी सरकार ने, हमारी सरकार ने कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है वो। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है, ये दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। आपने जो नाम बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। आपने इंदिरा रसोई का नाम बदल के अन्नपूर्णा कर दिया, निर्मल भारत का आपने स्वच्छ भारत कर दिया, राष्ट्रीय पेंशन को आप अटल पेंशन कर दिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया, एनईजीपी को जिसने हमने शुरू किया था इसको डिजिटल इंडिया कर दिया। बिल को पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए इधर बता दूंगा, बातें करके टाइम पूरा कर दो। 20 नाम बता दूंगा। एक बिल पे एक क्लॉज पे बोले हो तो बता दो। बिल की क्लॉज पे, बिल पे बोला हूं, बिल की क्लॉज पे बोले हो तो बता दो। टोटल चीज बिल पे बोला हूं, टोटल चीज। इसलिए मैं ये कहने वाला हूं कि ये जो रिम्स का जो बिल आप लेके आए हो, इसको आप वापस भेजो जनमत जानने के लिए, ताकि आपको सही मायने में सारी चीजें आ जाए। क्योंकि 11-12 में आरयूएचएस का डेंटल कॉलेज और 13-14 में आरयूएचएस का मेडिकल कॉलेज, उसकी स्थापना इसके अंदर हो चुकी थी। ये हमारी सरकार का ही था ना, जब सारी चीजें हमने इसके अंदर करी। और कोविड का यहाँ पे इलाज, स्टेट कैंसर का सस्ता और बेहतरीन इलाज वहां पे हो रहा है, तो उस सबको क्यों बंद करना चाह रहे हो आप? क्यों बंद करना चाह रहे हो? कैंसर का पहली बार ही बताया, पहले काम बोल रहा हूं। आप लोग कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो। अब ये जो मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी जो रखेंगे, कर रहा है सिर्फ अपने मन से प्रश्न, अपने मन से उत्तर। फिर ये कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, इसका जो अध्यक्ष है वो किसी जनप्रतिनिधि को, किसी डॉक्टर को, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो इसके बारे में जानता हो। ये सारे अधिकारियों को वहां बैठा रहे हो जिनको नॉलेज भी नहीं है, समय भी नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो विशेषज्ञ हो उसको वहां पे बैठाइए और इसको जनमत जागने के लिए भेजिए। धन्यवाद। श्री जयकृष्ण पटेल, श्री जयकृष्ण पटेल, श्री मनोज कुमार सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 25 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। रिम्स जैसी संस्था लाई सरकार, उसका भी मैं सरकार का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप राजस्थान प्रदेश के बारे में अगर इस तरीके से बिल लेकर के आए हैं और राजस्थान की जनता को आप चिकित्सा के हित में अगर कुछ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस बिल में आपने, माननीय अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे थे, इस संस्थान के सदस्य के रूप में जो आप गठन कर रहे हैं, इस गठन में आपने पूरी ब्यूरोक्रेट्स को भर के आप इस रिम्स जैसी संस्थान में जनप्रतिनिधियों का अभाव एकमात्र एमएलए राजस्थान का होगा। इसके अलावा इसमें आपने संस्थान के निदेशक का चयन भी धारा 10 में आपने एक कमेटी, चयन खोजबीन कमेटी बनाई। उस कमेटी में भी आपका का पूरा संस्थान के जो सदस्य हैं उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया, वही लोग चयन करेंगे। तो फिर आपने अलग से खोजबीन समिति बनाकर इस धारा 10 में क्यों किया ऐसा? अगर धारा 10 में आप खोजबीन कमेटी बनाना चाहते हैं तो निदेशक का चयन करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कमेटी, आपके वो लोग अलग होने चाहिए। अगर इसी संस्थान में से करना है तो फिर जरूरत नहीं थी आपको धारा 10 में अलग से प्रावधान करने का। माननीय सभापति महोदय, मैं इनके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने काफ़ी संस्थाएं बनाई होंगी। एसएमएस हॉस्पिटल, हमारे नेता प्रतिनिधि भी कह रहे थे कि आरयूएचएस जो हमने गठन किया, हमने वहाँ व्यवस्थाएं दी,
लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस राजस्थान प्रदेश में 76 वर्ष में सरकारें, इधर की आप बैठे हैं, आप भी 2-4 बार बने होंगे, कांग्रेस से भी 2-4-5 बार बने हैं, लेकिन राजस्थान की जनता आखिर पड़ाव पर आज भी चिकित्सा संस्थाओं से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। सरकार वो व्यवस्था देने में भी आज तक सक्षम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में सरकार की मेडिकल कॉलेज है 32 से 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। आपकी मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है कि बच्चे यूट्यूब पर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। मेडिकल जैसी संस्थान में अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं, भरतपुर की मेडिकल कॉलेज 261 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 140 डॉक्टर हैं और सुपर स्पेशलिटी में 61 पदों में से मात्र 2 भरे हुए हैं। अगर आपकी 40% से अधिक अगर आपके पास उन संस्थाओं में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की जो बनाना चाहते हैं आप, जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनमें आपकी कमी है और वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप डॉक्टर और स्टाफ ऐसे लगाइए जिससे कि डॉक्टर बनाए जा सकते हैं, वो अच्छे बनाए जा सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने अभी एनजीओ के माध्यम से, आप ही की सरकार ने एक बजट में घोषणा करी थी, आपने बजट घोषणा 25-26 में पैरा नंबर 197 में बिंदु संख्या 5 में वर्णित किया था कि जितने भी ठेका कर्मचारी हमारी इन संस्थाओं में जो लंबे समय से लगे हैं, उनको सरकार डायरेक्ट संस्था के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भरेगी। आपको जानकारी में कहना चाहता हूं, आपके प्रयोगशाला सहायक के हमारे वो बेचारे बेरोजगार लोग जो 2007 से लेकर 2013 से लगे हुए लोग, आज उनको 20-20 वर्ष हो गए हैं और आज तक सरकार उनको नियमित नहीं कर पाई है। लेखा सहायक 2007 में आपके इस विभाग में लगे हुए हैं, उनको आप नियमित नहीं कर पाए हो। ये 20-20 साल से आपने प्लेसमेंट एजेंसी का नाम लिया, लेकिन आज तक उन लोगों को आपने नियमित नहीं किया, उनको सुविधा देने का काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से अगर हम राजस्थान प्रदेश में इन आरजीएचएस की भी बात कर रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने मेरे लिए एक चर्चा कर दी, लेकिन मेरी बात है इसलिए मैं नहीं कहूँगा। वो मेरी माँ का इलाज के लिए जो आप कह रहे थे कि आरजीएचएस में इलाज नहीं हो रहा, वो मेरी माँ का इलाज था, जिसके लिए मुझे किसी प्राइवेट संस्था से वापस लौट के आना पड़ा कि आप पहले भुगतान कराइए और उसके बाद गवर्नमेंट से हम उसका रिफंड कराना चाहेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो अगर आम नागरिक आरजीएचएस का एक सामान्य से व्यक्ति को कितनी तकलीफें हो सकती हैं। चिरंजीवी योजना में आप लोग, बड़ा अच्छा है, चिरंजीवी योजना से जनता को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आपने कुछ संस्थाओं में चिरंजीवी योजना में गरीब महिलाओं में आजकल जब परसों की बात आती है तो गरीब महिलाओं में खून की बहुत भारी कमी रहती है और उस कमी के कारण उन माताओं के द्वारा परसों के समय डिलीवरी उनकी सामान्य नहीं हो पाती, उस समय सिजेरियन की आवश्यकता रहती है और वो सिजेरियन के समय आपने इस चिरंजीवी से बाहर कर दिया। इसलिए लाखों महिलाएं इस सिजेरियन के दौरान घर से भुगतान करा के कराना पड़ता है, वो आखिर छोर की गरीब महिलाएं। सभापति महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात, महिलाओं में कुपोषण में कई बार, बच्चेदानी में आजकल रोग खूब हो रहे हैं, महिलाओं के बच्चेदानी के खूब सारे ऑपरेशन होते हैं, बच्चेदानी के ऑपरेशन को भी आपने इस चिरंजीवी में शामिल नहीं कर रखा। मैं मांग करता हूं सरकार से कि मैंने 2 बातें कही हैं, दोनों महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, सिजेरियन ऑपरेशन और आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन आपकी चिरंजीवी में शामिल नहीं है। जनता की इन मातृ शक्ति को आप राहत प्रदान करेंगे और इन ठेका प्रथाओं से मुक्ति देकर आप जो संविदा पे लगे कर्मचारी हैं उन सबको, प्रयोगशाला सहायक हो, लेखा सहायक हो या अब एनजीओ के माध्यम से आपके मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती कर रहे हैं, एनजीओ 1.5 लाख रुपए लेकर 7,000 रुपए में कर्मचारी को रख रहे हैं और उससे 1.5 लाख रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपने 10 नंबर बोनस अंक का, उनको बेचारों को लालच है कि हम भर्ती होंगे, नौकरी लगेगी, हमें बोनस अंक मिल जाएंगे। इस लूट को भी रोकने का काम करे सरकार, इन एनजीओ से मुक्ति दिलाए, इनकी भर्ती सरकार प्रदेश लेवल से करे और उनकी मेरिट जिनकी बनती है, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, चाहे आपके प्रयोग लैब टेक्नीशियन हो, जो भी भर्ती हो, उन सबको आप सरकार के माध्यम से उनको भरें। वो लोग जिस लालच से पैसे दे रहे हैं उनसे मुक्ति मिले। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह भाटी। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर जी। जोधपुर जिला के बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लूणी नदी बचाओ एवं पर्यावरण बचाने हेतु
ग्राम मालकोसनी, लांबा, बाड़ा, कानावासिया, रावुर, ओलवी ग्राम की संपूर्ण ग्रामवासी करीब 15 दिन से आंदोलनरत है। राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुख्ता इंतजाम करावें एवं बजरी खनन रोकने हेतु उचित कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करावें ताकि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद सभापति महोदय। यही कह दी, अब तो सरकार के एमएलए कह रहे हैं ये नौबत आ गई, ये नौबत आ गई गृह राज्य मंत्री महोदय, ये नौबत आ चुकी है। बहुत बड़ा विषय आपका है। समय प्रारंभ हो गया रविंद्र सिंह जी। इससे पहले भी जब RUHS का नाम, एक मिनट माननीय सदस्य, जब पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि निर्दलीयों को पूरा मौका मिले। हम जब बोलते हैं तब आप बीच में बोलने लग जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आप दोनों ने, पक्ष और विपक्ष ने, स्टेट का तो ये हाल कर ही दिया है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख ही रही है। हाँ, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बिल लाए हैं, बहुत बढ़िया बिल लाए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि साहब बकरे और नाम शेर राखियो है, पर साहब इसके अंदर जब इसकी पूरी संरचना देखी, इसके अंदर जब गवर्निंग काउंसिल देखी, किस तरीके से किन किन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं, वो तमाम चीजें देखी, तो लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में ये सदन और यहाँ बैठे तमाम सदस्यों की आवश्यकता को भी हम खत्म कर देंगे। एक भी जनप्रतिनिधि को उसमें आपने जगह नहीं दी। वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। आप सबको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि तमाम चीजें अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़ के अगर चलती तो फिर इस सदन की, आपकी, हमारी और तमाम इस पूरे लोकतंत्र की जरूरत क्या रहती। आपको इस पे विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आप बहुत बड़ा बजट खर्च भी कर रहे हैं, पर आए दिन हम पूरे प्रदेश भर में देखते हैं कि साहब कई सारे युवा जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 से प्रयोगशाला सहायक भर्ती लंबित पड़ी है। तमाम लोग हैं, जो तमाम युवा है, वो आए दिन धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की वित्तीय स्वीकृति अभी तक पेंडिंग पड़ी है। CHOs वो आए दिन सभी MLAs के पास, माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कई सारी चिकित्सा सेवा अधिनियम 2023 के ब्लड बैंक टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस, तमाम लोग, ये तमाम युवा आए दिन अपनी जायज मांगों के लिए आगे आ रहे हैं। नर्सिंग कर्मी हैं, वो नर्सिंग निदेशालय की मांग करते हैं, पर साहब इन तमाम चीजों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। रिम्स बनाने की ओर तो हम जा रहे हैं, पर आप विचार करें साहब, एक तरफ आप रिम्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ग्रामीण क्षेत्रों के CSC, PSCs के क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या हाल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। बाड़मेर हमारा जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज के समय में वहां पे उपचार कम और घोटाले ज्यादा हो रहे हैं, हर एक चीज में घोटाले। मैं तो प्रदेश की सरकार से और विशेषकर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मजबूत हैं, अगर वाकई कुछ कर सकते हैं, तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ सिस्टम की एक बार जांच करवा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपकी CHC, PSC कमजोर है, जिसके कारण आए दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लोड बढ़ता है। डॉक्टर्स तो पहले से ही कम है। अब डॉक्टर की मैं बात कर लूं, अपन बात कर रहे हैं कि साहब हम रिम्स बना रहे हैं। कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर बात करूं तो 2600 की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास मात्र 510 है, जिनमें से 2090 के आसपास पोस्ट है खाली पड़ी है। सर्जन की अगर मैं बात करूं तो हमें जरूरत है 650 डॉक्टर्स की, हमारे पास कितने हैं? 101। कुल कितने खाली पड़े हैं पद? 500 गुण 50। स्त्री रोग, अभी जो बात चल रही थी, मातृशक्ति की बात हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर आप देखें साहब कि 650 पदों की जरूरत है, 650 डॉक्टर्स की जरूरत है। उनमें से हमारे पास कितनी है? मात्र 131। आप विचार करें कि 519 पोस्टें खाली पड़ी है। मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं चाइल्ड, जो शिशु रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो 650 के आसपास की, माननीय सदस्य, ये तमाम आंकड़े हैं साहब। आप रिम्स बनाएं, आप रिम्स बनाएं, हम आपके साथ में हैं। अगर आप कोई नवाचार, मेरा निवेदन है सभापति महोदय,
आप कोई नवाचार करें, हम आपके साथ रहेंगे, पर कम से कम जो निवेदन है, और बहुत सारे मुझे आपका संरक्षण चाहिए साहब, मेरी बात मुझे पूरी करने दें। आप बनाएं, आप निश्चित रूप से बनाएं, पर आप जो पहले से जो व्यवस्था है उसको मजबूत तो करें। मैं बाड़मेर से आता हूं, सीमांत क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र का गडरा जो ब्लॉक है उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्थ की। आज के समय में 70 से 80 किलोमीटर तक CHC आसपास की बात, ये स्थितियां अपने इस क्षेत्र की, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बॉर्डर को मजबूत करने की बात कर रहा हूं। जो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी सदस्य गणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, थर्ड स्टेज का हमारा राइट है सर, थर्ड स्टेज के नाम कैसे नहीं है? पहले मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ना। आपके ज्ञान की दुआई देते हैं भैया, आपके ज्ञान की दुआई देते हैं। जिन्होंने रिम्स विधेयक की चर्चा में भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन शायद कई सदस्यों ने इस बिल पर बोला ही नहीं। कोई दारू और बोतल और ढक्कन की बात कर रहे, और जैसे माननीय सदस्य धारीवाल जैसे जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, जो आप सुनिए सर, कोटा से आने वाले बैठे माननीय धारीवाल जी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, जो एक ऐसी बड़ी संस्था जो हमारे बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था को दुकान कह के पुकार रहे हैं, और फिर इन्हीं के प्रतिपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं कि ये संस्था हमारी बनाई हुई है, ये RUHS हमारा बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं आपके माध्यम से सभापति महोदय, ये 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब RUHS शुरू किया गया था, और 2015 में RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस शुरू किया गया था बीजेपी की सरकार ने। असत्य का पिटारा आपके पास है, असत्य का बड़ा पिटारा। इसलिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विगत 1.5 साल पहले अनेक नवाचार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ किए। इसी कड़ी में राजस्थान, आप बैठिए, आपको बताओ, आप बिराइए, अंकित नहीं होगा, बिराइए, आप बिराइए। आपको निश्चित रूप से मैं एक अच्छा चमनप्राश ला के दूंगा, जो आपका सही दिमाग चलेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में है आप। आपकी याददाश्त अच्छी हो, क्योंकि बिल आप पढ़ नहीं सके, बिल पे आपने बात नहीं की, और बात कर रहे थे एक दुकानों की बात कर रहे थे आपने चलाई है। अभी मैं बिराइए आपके द्वारा भी सुनाइए। हाँ, सभापति। इसी कड़ी में डब्बे जोगाराम जी को भेज देना। इसी कड़ी में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, और सरकार ने 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की थी, प्रदेश में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा को नया आयाम देने के लिए RUHS, अब आपको मैं बताता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूनियन कर AIMS दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स आपको रिम्स बता रहा हूं, आप रिम्स की डेफिनेशन पढ़ते बोले आप, लेकिन आपने रिम्स की डेफिनेशन पूछी है, बाकी आपको पता है रिम्स क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिम्स के बारे में आपको पूरा बता रहा हूं अभी, आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय,
और इस पे चरणबद्ध रूप से इन्होंने कहा इसका क्या बजट होगा, क्या नहीं होगा। चरणबद्ध रूप से हमने ये कहा था कि 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अरे तो वो संस्था तो अब बना रहे भाई। इस घोषणा के क्रियान्वयन में प्रदेश को एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा माननीय सदस्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ये ऐसे पहचान दिलाई जा सकेगी। बैठे बैठे इस विधेयक में RUHS का उन्नयन कर एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर एक रिम्स की स्थापना की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, रिम्स की स्थापना मात्र एक संस्था की स्थापना नहीं है, यह राजस्थान के स्वास्थ्य परिदृश्य को नई ऊंचाइयां देने का हमारा संकल्प है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह एक स्वायत्त शासन संस्था होगी जिसे विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री, डिप्लोमा, उपाधियां प्रदान करने का विधिक अधिकार होगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एवं अन्य नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्था के गठन के बारे में बताऊं तो प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंट्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इंफ्रालॉजी, ट्रांसप्लांट यूनिट जैसे सुपर स्पेशलिस्ट विभाग स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव साइंस, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसिन जैसी आधुनिक सब स्पेशलिस्ट की विकसित की जाएगी। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधाओं के लिए भी ये उपलब्ध होगा। राज्य के भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश में स्वास्थ्य चुनौतियों पर विशेष अनुसंधान होगा। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तरों पर विभिन्न रोगों के उपचार प्रोटोकॉल में नवाचार करेगा और राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपचार की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल द्वारा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। शीघ्र ही इसे लॉन्च किया जाएगा। रिम्स की स्थापना में प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा क्या और रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। यह संस्था MD, MS तथा DM, MCH आदि स्तर पर स्नातकोत्तर शिक्षण का केंद्र होगा। रिम्स को राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे राज्य को उत्कृष्ट चिकित्सक, शिक्षक व दंत विशेषज्ञ एवं नर्सिंग कर्मी मिलेंगे, जो चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्ता से नई ऊंचाइयां पर ले जाएंगे। यह संस्था देश और विश्व में श्रेष्ठ संस्थानों एम्स, ICMR, IIT, IIEM के साथ सहयोग करेगा। यह सहयोग हमारे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को आधुनिक तकनीकी नवीनतम ज्ञान और वैश्विक अवसरों से जोड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि रिम्स में होने वाले शोध सीधे राजस्थान की जरूरतों पर केंद्रित होगा, यानी यहाँ किए गए अध्ययन और खोज हमारे लोगों की असली स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं संस्था के आधारभूत संरचना में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें रिम्स एकीकृत संस्था के रूप में विकसित होगा, जिसमें RUHS मेडिकल कॉलेज एवं उसके संबद्ध अस्पतालों को सम्मिलित किया जाएगा और भविष्य में नर्सिंग कॉलेज का भी इसमें एकीकरण किया जाएगा।
जिससे ये संपूर्ण बहुआयामी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। रिम्स के मुख्य परिसर में 1100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जिसमें RUHS चिकित्सा तथा स्टेट कैंसर संस्था भी इसमें शामिल होगी। साथ ही 400 बेड वाला जो जयपुरिया हॉस्पिटल है यह भी संबद्ध किया जाएगा। अब मैं रिम्स के प्रशासनिक ढांचे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान की गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। राजस्थान का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सह निदेशक IAS अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लेखा और वित्तीय प्रबंध हेतु एक वित्तीय अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में प्रदेश के प्रमुख AIIMS, IIT, IIM जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। अब मैं रिम्स के वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्था की स्थापना के लिए प्रारंभिक गैर आवर्ती व्यय के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 750 करोड़ का प्रावधान रखा चरणबद्ध तरीके से। आप तो इसके अतिरिक्त और बता रहा हूं मैं आपको, अब बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिससे समय और आवश्यकताओं के अनुसार, अरे आप सुन लो, जिसको समय और आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। रिम्स के संचालन के लिए एक कोष स्थापित होगा, जिसमें सरकारी अनुदान, विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं अन्य स्रोतों से आय को भी सम्मिलित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इन वित्तीय प्रावधानों से रिम्स को एक पारदर्शी, आत्मनिर्भर और सक्षम संस्था के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रत्येक वर्ष संस्था का वार्षिक बजट तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था के समस्त खातों का लेखा परीक्षण वित्त विभाग अथवा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। एक वित्त समिति गठित की जाएगी जो व्यय की सतत निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी व्यवस्था में संस्थान की स्वायत्तता को राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायित्व के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाएगा। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी बड़ी संस्था बनने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रावधानों के माध्यम से रिम्स का वित्तीय प्रबंधन न केवल पारदर्शी और उत्तरदायी रहेगा, बल्कि संस्था की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स न केवल चिकित्सा, शिक्षा और शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, बल्कि ये राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता मानक स्थापित करेगा। और ये अभी आप ये भी कह रहे थे, इसमें अधिकारी और प्रोफेसर क्या होगा, उनका एक सिलेक्शन कमेटी इसमें बनेगी, और वो सिलेक्शन कमेटी में जो पात्र होंगे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप रिम्स में काम करना चाहेंगे या आप सरकार में काम करना चाहेंगे, दोनों ही ऑप्शन उनको मिलेगा। और इसमें जितने भी छात्र जो है MBBS कर रहे हैं, वो छात्र भी पूरी डिग्री इससे लेंगे। इसलिए अतः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन करें, ताकि राजस्थान आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो पक्ष में वो ना कहे। ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है
कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 4 स्वीकार, 2 से 40 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 40 स्वीकार किए गए। अधिनियम, सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाते हैं। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो, प्रश्न ये है कि राजस्थान थर्ड स्टेज श्री सुभाष गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। आज हम रिम्स बिल पर चर्चा कर रहे हैं और मैं इस विधेयक का, जहाँ तक रिम्स का सवाल है, उसका समर्थन करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्शन 6-7 बातों को लेकर के है और माननीय मंत्री जी, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग ही अपनी शक्तियाँ कम करते चले जा रहे हैं। और उल्लेख करना चाहता हूँ, जो बिल ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बना दिए जाते हैं, शायद मैं नहीं कहता कि आप नहीं जाते हैं, उसको अध्ययन करते होंगे। अपन ने बात करी थी इसके प्रियम्बल में कि ये पैटर्न ऑफ दी एम्स के आधार पर इस बिल को पेश किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया था बॉडीज के बारे में कि इसकी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, गवर्निंग काउंसिल, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं किया। देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन ऑफ ए बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसका प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का कौन होता है एम्स में, मालूम है आपको? माननीय मंत्री जी, प्लीज सॉरी, मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट एम्स में या जितने भी एम्स विभिन्न स्टेट्स में बनी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। और आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए पूरे सदन में, एम्स दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब हैं। ये प्रोविजन है एक्ट में। अब बात करता हूं, जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसियो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होता है। आपने प्रोविजन किया चीफ सेक्रेटरी। अफसोस है और मैं 8 करोड़ जनता के समक्ष कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्या कारण है कि जो ब्यूरोक्रेट्स लिख के लाते हैं और एज इट इज को अप्रूव कर दिया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी विल बी द प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन। कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सदन के सामने कि इसका प्रोविजन कर दीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होगा और बीइंग ए प्रेसिडेंट वो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होगा। ये करिए, नहीं तो अन्यथा बड़ी दिक्कत रहेगी। ये लोग हमको हैं तो ये विधायिका के दे आर द पब्लिक सर्वेंट, लेकिन हम इनके पब्लिक सर्वेंट बनते चले जा रहे हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना पड़ रहा है। फिर बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए, एम्स का इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 एमपीज का प्रावधान है। आप पूछिए अफसरों को, 3 लोकसभा के सदस्य उसमें मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट में, और स्टेट और गवर्निंग बॉडी में 1 होता है। यहां हम कंफ्यूजन कर रहे हैं, मेरे कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट और बॉडी जो गवर्निंग बॉडी है 2 बॉडी है वहां। इंस्टीट्यूट में भी सारे लोग होते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो मेरा ये कि 2 जरूर देखिए इसको,
बाद में ले आना वाली संशोधन, लेकिन मैं आपके जहन में डाल रहा हूं, ये चेंज कर दीजिए कि गवर्नमेंट जो है कोई भी हो, गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी चेयरमैन उसका और उसका प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात टीचिंग की बात कर रहा हूं। आपने लिखा है इसमें, हम एम्स की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है एम्स अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी देता है नहीं देता है? तो रिम्स क्यों नहीं दे सकता? आपको जानकारी है पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ रिसर्च, यहां ऑफिसर्स बैठे होंगे दीर्घा में, वो जानते हैं इस चीज को कि पीजीआई चंडीगढ़ में भी एक्ट में प्रोविजन है, हालांकि वो एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के लिए है, लेकिन अब वहां मांग हो गई है और शायद 2025 से वहां यूजी का मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है और उसका बजट क्या है आपको मालूम है? 2500 करोड़ रुपए। चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा है कि ये आरयूएचएस कितने कैंपस है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, कितना होगा? पूछ रहा हूं, आप बता देना मेरे को कितना होगा। आपको मालूम है एम्स में कितना है? जिस एम्स की हम बात कर रहे हैं वो है 213 एकड़, और कब का है वो? 1956 का। अंदाज लगाइए। जिस तरह से एसएमएस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस वक्त के शासकों को कि आज भी जो एसएमएस की बिल्डिंग 100-150 वर्ष के बाद भी पूरे राजस्थान नहीं, यूपी, हरियाणा और एमपी का लोड जो है झेल रही है, और आप उसी आरयूएचएस को लेते लाना चाहिए रिम्स। 500 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर जमीन लेनी चाहिए थी और वहां डेवलप करते, जिससे आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल की आवश्यकताओं का कैटर कर सकता है। तो एक इसको भी देखिए, जो लोग कह रहे हैं, जो आशंका, रिम्स के विरोध में कोई नहीं है, या जितने भी लोग रिम्स के मैं समझता हूं उसके विरोध में नहीं है। आप इसके प्रोविजंस देखिए, किस चालाकी से ये अफसर्स, लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस, इन सबको बैठ करता है और किस चालाकी से मिली भगत करके आपके हाथों से ही आपके हाथों को कमजोर कर देते हैं। इसको देखिए आप, ये बेसिक प्रश्न है विधायिका के सामने। एक फिर मैं आना चाहूंगा, आपने कहा इसमें एक लिखा, इसमें लिख दिया रिम्स में, दिस शैल बी द फॉर एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। भाई वो है, क्या लिखने की जरूरत थी? सीधा लिख देते मेडिकल एजुकेशन। आप भविष्य में रहता मेडिकल कॉलेज खोलते, आपके पास मेडिकल कॉलेज है, उसी को अपलोड कर, जो अपग्रेड वो करके वो इंस्टीट्यूट का कॉलेज हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है? इनसे पूछना आप अधिकारियों से, भाई इसके पीछे पर्पस क्या है कि वो मेडिकल कॉलेज जो आप इसको आरयूएचएस, उसकी संपत्ति तो ले रहे हैं आप, और वो बच्चों की गारंटी भी ले ली है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो 2 मिनट दीजिए, मैं केवल बेसिक की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेज है। एक बात और कहना चाहूंगा, नहीं इसमें कोई वो नहीं है, मैं केवल जहन में आपके ला रहा हूं, जिससे कि अगली बार आप संशोधन लेके आए तो इन चीजों को प्रोविजन कर लें। एक बात कहना चाहता हूं, फंड्स कहीं भी एम्स में या पीजीआई में जो भी फंड्स आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट दे और चाहे वो फीस के द्वारा आए, वो वहां रहते हैं और गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उन फाइनेंस डिपार्टमेंट विल डिसाइड कि उन फंड्स को कहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आपको मालूम है क्या करने जा रहे हैं? क्या घोटाला करेंगे? सुन लीजिए, जो सरप्लस फंड होगा वो कहां इन्वेस्ट कर सकती है गवर्निंग बॉडी? जहां कोई विधायिका एक आदमी होगा, कहां कर सकती है? स्टॉक्स में, शेयर्स में एंड सिक्योरिटीज में। पब्लिक की मनी का दुरुपयोग करने का अधिकार आप इन ऑफिसर्स को दे रहे हो। यह सोचने का विषय है कि गवर्नमेंट या डिसाइड करे इन्वेस्टमेंट वहां किया जाए, ये नहीं कि एक बॉडी होता है कि आप जानते हो कॉर्पोरेशंस में प्राइवेट बैंक्स को दे देते हैं, सिक्योरिटीज में दे देते हैं, और आप जानते हो उसका कमीशन मिलता है। आपको मालूम होगा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने पर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर कमीशन का प्रोविजन होता है। क्या द्वार खोल रहे हैं? ये पहली बार देखा है मैंने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कि उसको स्टॉक एंड शेयर मार्केट फाइनेंस डिपार्टमेंट विल डिसाइड। फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप फंड्स को कहा, जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, पीडी अकाउंट होता है या गवर्नमेंट बताती है या कॉमर्स, जो पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स हैं वहां भी वहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां डिपॉजिट करते हैं। आप तो पूरा अधिकार दे रहे हैं। ये सोचने की बात है। श्री थावरचंद सर, मैं बिल्कुल खत्म ही कर रहा हूं। सबको अवसर मिला दो साहब, बनाइए। देखिए मैं थावरचंद, देखिए एक और बात, लास्ट मैं सभापति महोदय, श्री थावरचंद बहुत इंपॉर्टेंट मिला है। इस चीज पे ऐतराज है
जब माननीय सदस्य अच्छे आपको अच्छे, सजेशन आगे दे ना रहे सारा विषय और आगे ना सुनिए, माननीय प्रतिपक्षी ने बिल कहा। के ऊपर सारा बिल के विषय उन्होंने ऊपर कोई आ गया। सदस्य विषय और इससे वस्तु पे ज्यादा- बोलता है तो उसको इससे रोक नहीं ज्यादा सकते क्या आप। मेन मुख्य बात नहीं, आगे ना गलत उनकी। बात, गलत बात। ऐसे थोड़ी नहीं, ये गलत ये बात। श्री अच्छे थावरचंद सदस्य आप आ बोल रहे रहे हैं। हैं, ये क्या बात हुई? आप बोल रहे हैं थावरचंद जी, बात खत्म करके बोलिए। खत्म कर रहा हूं। लास्ट- प्लीज आप बैठिए मानिए, एक मिनट लास्ट बात। काफी समय दे दिया और काफी आपने नोट अच्छी बात बता दी। एक साथ करो। मंत्री जी उत्तर भी प्रोटोकॉल देंगे। की बात की गई है, सब प्रोटोकॉल प्लीज। एम्स जो है थावरचंद जी, प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा श्री दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए। भाई आईसीएमआर क्या होगा? नहीं ये बड़ी पार्टी डाल रहे हो, इसमें टाइम होता है क्या? अगर बिलों पे ही सदस्य डिबेट नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? किस पे करेंगे आप बताइए। कमाल हो गया। मैं केवल जहन में ला रहा हूं कि हम लोग रिम्स श्री का कोई थावरचंद। प्रॉब्लम कर रहा हूं, मैं केवल जहन में ला रहा हूं ये ऑफिसर्स क्या करना चाहते हैं। ये प्रोटोकॉल की बात कही है इसमें, नहीं बोलना। दे विल डिसाइड द प्रोटोकॉल। श्री छगन सिंह, अदर श्री छगन सिंह राजपुरोहित, आपसे आग्रह है, श्री हरिमोहन मेरा आपसे शर्मा, आग्रह है, नई परिपाटी मत डालिए। अच्छे सजेशन आ रहे हो, नहीं आने बोलना। दीजिए उनको। ये क्या बात होगी? प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। बोल दिया ना, अरे मैंने तो दे दिया ना, बोल दिया। कहाँ बोल रहे हैं? 6 बजे तक का सवा 5 हुए। बार नहीं 7 सुबह बार से 8 किए बार क्या? नाम पुकारा ना माननीय प्रतिपक्ष जी। उनका कितनी बार नाम पुकारा नहीं, था? जल्दी किसको है? सब लोग चर्चा कराना चाहते हैं। हाँ तो ये क्या बोले बात ना। होगी? नहीं, गलत अरे आप बात। तो अवसर दे गलत रहे बात आप लोगों हैं। की। ऐसे थोड़ी होता है, मैं नहीं, नाम बोल रहा हूँ, पुकार रहा अभी हूँ। टाइम पड़ा है, 6 बजे तक का टाइम है, टाइम बढ़ा भी सकता है। मैं पुकारा नहीं क्या? रिकॉर्डिंग नहीं, तो देखो आपको आप। बोलने दीजिए, इनको बोलने 8 दीजिए। बार क्या नाम मतलब होगा? पुकारोगा, 8 बार। नहीं, फिर आप लोग करना चाहते हैं अपने हिसाब से करिए, यानी हम लोग सजेशन ऐसे थोड़ी होता है। पर्याप्त बिल समय जो दे रहे आप हैं। महोदय, बिल पारित 8 मिनट 8 मिनट श्री तो सुभाष क्या हो गर्ग को गया? बुलवाया। इस पे पाबंदी नहीं होती। आप कानून बता ऐसे दीजिए। ये ऐसे थोड़ी आप बता दीजिए कौन सा कानून में रखा है। आप कानून बता श्री दीजिए। धारीवाल जी को बुलवाया 10 मिनट। आप जितना बोले आपको बुलवाया। कौन मना कर रहा है? कोई मना थोड़ी कर रहा है साहब। नहीं, आपका ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं ऐसे है। ये ऐसा गलत नहीं है। आक्षेप नहीं आपको लगेगा। बुलवाने पे ऐसा नहीं है। और माननीय सदस्य का भी कम से कम नहीं, 7-8 बार नाम बोला है। मना कर रहे हैं किसी के लिए? ऐसे थोड़ी होता बुलवाइए है। सदस्यों को। कौन मना कर रहा है सदस्यों को बोलने से? बोलिए आप बुलवाइए बता रहा हूं मैं। सबको, सबको अलाउड करो बोलने ऐसे दो। आप अच्छा है। उसके बाद नाम लेके आ रहे हो। आप बोल रहे हैं, बोलो। 8 बार नाम लिया होगा आपका। धन्यवाद सभापति महोदय। ऐसे थोड़ी होता है। मेरे सदन को सदन की तरह रखे आप लोग। राजस्थान आयुर्विज्ञान सब्जी मंडी संस्थान थोड़ी है। जयपुर विधेयक 2025 संशोधन पर मुझे बोलने का जो अवसर मिला, आप बिराइए साहब, आप बिराइए प्लीज। आप जो वरिष्ठ सभापति हैं, महोदय, आप वरिष्ठ हैं, आपके आप माध्यम से बिराइए, आप बिराइए। संशोधन आ रहा है। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए आप। ऐसे नहीं साहब प्लीज। आप इतने वरिष्ठ सदस्यों के ऐसे कर रहे हैं। संशोधन आ रहा है, उस पर यह कहना चाहूंगा कि रिम्स की तुलना में समय सीमा भी ऐसा ही एक अस्पताल 2 आदिवासी इलाके के अंदर भी खोला जाए, जहां के आदिवासी अंचल के अंदर हम लोगों को उसके लिए आप तैयारी एक ऐसा सपना दिखाया जाता है कि जयपुर तक आने के लिए, इलाज कराने के लिए, लेकिन हमारे इलाके के अंदर जो पुरानी CSC PSC बनी हुई है वो अंतिम सांसें गिन रही हैं। वहाँ के हालात जर्जर हैं और आदिवासी इलाकों के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। जैसा कि मेरे दरियावद विधानसभा के दरियावद हॉस्पिटल के अंदर 21 में से मात्र 5 ही स्टाफ लगा हुआ है, तो उस आदिवासी अंचल के अंदर इस तरीके के मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हॉस्पिटल बने, ताकि जो जयपुर में बन रहा है वैसे आदिवासियों को इस तरह का इलाज मिल सके, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधा वो मिल सके। आपको बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके के अंदर उदयपुर संभाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही आदिवासी अंचल में एक रोग है जो सिकिल सेल के नाम पर जाना जाता है। वहाँ पर पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले साल दिनांक 10/10/2023, 26/10/2023 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर स्किल्स सेल डिसीज के नाम पर निर्माण हेतु बजट स्वीकृत हुआ था, जो 16 करोड़ के आसपास था और